नमस्कार, मैं हूं अजय। स्वागत है आप सभी का लाख टके की बात में, यानी दिन की सबसे बड़ी खबरें। बुलेटिन की शुरुआत में आग की हम दो तस्वीरें इस वक्त की दिखा रहे हैं आपको। मिर्जापुर में एक कार में कैसे भीषण आग लग गई। कार सवार लोगों ने किसी तरह यहां से भागकर अपनी जान बचाई। दूसरी तस्वीर गाजीपुर की है। यहां पर एसबीआई के एटीएम में अचानक आग लगे। जखनिया कस्बे में मौजूद एटीएम में आग लगने से लाखों के नुकसान की आशंका जताई जा रही है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगने की आशंका जाहिर की गई है। अब दोनों जगह आग पर काबू पा लिया गया है। और आगरा में शराब के नशे में कुछ लोग आपस में भिड़ गए। मौका था नए साल के जश्न का। नामी होटल में पार्टी चल रही थी। इसी दौरान डांस करते हुए कुछ लोग आपस में भिड़ गए। दोनों के बीच जमकर मारपीट हुई। ताजगंज इलाके की ये तस्वीरें बताई जा रही हैं। रंग में भंग हो गया। शराब के नशे ने जश्न को जंग में तब्दील कर दिया। और इटावा में 10 इंटरनेशनल टेलीकॉम लुटेरों को गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम को राज्य के अपर सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने 2 लाख का इनाम देने की घोषणा की है। आईपीएस आकाश तोमर की टीम को यह इनाम मिलेगा। इटावा पुलिस ने टेलीकॉम कंपनियों के बेशकीमती उपकरणों को चुराकर अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचने वाले गिरोह के 10 बदमाशों को गिरफ्तार किया था। दरअसल पिछले दिनों कई जगहों पर जो हब हैं, टेलीफोन के टावर्स लगे हुए हैं, उन सब से लूट की गई थी। यहां पर कीमती मशीनें होती हैं। और आपको बताएं, लाख टके की बात इस पूरे मामले में यह है कि संचार तंत्र पर किसी भी किस्म का हमला, चाहे वो चोरी की शक्ल में हो या तोड़फोड़ की शक्ल में, ये बहुत ही गंभीर इसलिए माना जाता है क्योंकि संचार व्यवस्था अगर ठप तो देश ठप। आज के दिन सोचिए, अगर टावर बंद तो आपके मोबाइल बंद, और मोबाइल बंद तो क्या होगी जिंदगी इस वक्त की। और लखनऊ से बड़ी खबर आई है, जहां पर एटीएस ने फर्जी मार्कशीट सर्टिफिकेट बनाने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए गिरोह के मुखिया समेत 3 को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से भारी मात्रा में सादे छपे हुए मार्कशीट और सर्टिफिकेट बरामद किए गए हैं। आरोप यह है कि ये लोग कई कॉलेज और यूनिवर्सिटी के फर्जी सर्टिफिकेट बनाते हैं, जो उनके पास से बरामद भी किए गए हैं। देश को पहली कोरोना वैक्सीन मिल गई है। देश में बनी कोविशील्ड को कोरोना वैक्सीन के आपात इस्तेमाल को मंजूरी दी गई है। एक्सपर्ट पैनल ने पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की कोविशील्ड की सिफारिश की है। डीसीजीआई इस पर औपचारिक ऐलान करेगा। कहा जा रहा है कि फाइजर, भारत बायोटेक और सीरम इंस्टीट्यूट तीनों ने एक्सपर्ट पैनल के सामने एक के बाद एक अपना प्रेजेंटेशन दिया था, लेकिन सीरम इंस्टीट्यूट के कोविशील्ड को इजाजत मिली है। केंद्र सरकार ने कल यानी शनिवार को देश के सभी राज्यों में कोरोना के वैक्सीन लगाने के लिए और केंद्र शासित प्रदेशों में भी ड्राई रन कराने का फैसला किया है। इसके लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी राज्यों को तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए हैं। सभी राज्यों में ड्राई रन की तैयारियां पूरी। कल देश भर में टीकाकरण के लिए ड्राई रन। स्वास्थ्य मंत्री ने ड्राई रन के लिए बैठक की। ड्राई रन के जरिए टीकाकरण की तैयारी। देश के 4 राज्यों आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात और पंजाब में टीकाकरण के लिए हुए ड्राई रन की कामयाबी के बाद अब देश भर में इसे दोहराया जाना है। इसके लिए कल की तारीख मुकर्रर हुई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने दिल्ली में ड्राई रन की तैयारी कैसे की गई है, इसकी समीक्षा के लिए दिल्ली सरकार के साथ बैठक की। भी थोड़ा सा संतुष्ट होना चाहते हैं कि पहले तो कल की तैयारी, अभी ये जो 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं, इससे थोड़ा फीडबैक मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि तैयारी तो आपने पूरे दिल्ली के अंदर अच्छी तरीके से की होगी। जो पुराने लोग यहाँ अगर दिल्ली के कोई भी इस समय होंगे तो आपको सबको ध्यान होगा कि ये जो ट्रायल रन होता है इसकी कितनी ज़्यादा बड़ी उपयोगिता होती है।
असल में कोरोना को मात देने के लिए भारत में भी 2 वैक्सीन करीब तैयार हैं। इनके इमरजेंसी इस्तेमाल की इजाजत भी मिल सकती है। इसी वजह से केंद्र सरकार हरकत में आ गई और 4 राज्यों में ड्राई रन के जरिए तैयारियों का अंदाजा लगाने के बाद अब देश भर में ड्राई रन की तैयारी है। तेजी से गंभीरता से प्रयास हो रहा है और 2 वैक्सीन तो कम से कम ऐसी हैं जिन्होंने हमारे जो ड्रग कंट्रोलर के पास, एक्सपर्ट्स के पास अप्रूवल के लिए अपनी जो एप्लीकेशन है लगाई भी है और उनको अप्रूवल देने के संदर्भ में उनके डाटा को बहुत एग्रेसिवली, बहुत प्रोएक्टिवली स्टडी किया जा रहा है। साइमल्टेनियसली ये सारी तैयारियां चल रही हैं जो कि पिछले कुछ महीने से, जिसमें कि सारे हमारे जो हेल्थ वर्कर्स हैं पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, हमारे हॉस्पिटल्स और दूसरे हेल्थ फैसिलिटीज़ में हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स हैं, उनकी सबकी लिस्टें बनाने का काम, और फिर उसके बाद जैसा हम लोगों की स्ट्रैटेजी है कि नेक्स्ट फेज़ में उसके बाद 50 साल से ऊपर के लोग और उसके बाद 50 साल से कम वो लोग जो कोमॉर्बिडिटीज़ वाले हैं। मुझे जो फीडबैक है सारे देश में अधिकांश स्थानों पर जो हेल्थ वर्कर्स की लिस्ट वगैरह है वो बनाई गई हैं। भारत में लोगों ने जिस तरह की एहतियात बरती उसके बाद कोरोना हारने लगा है, लेकिन अभी ये पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है। आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं कि बीते 24 घंटे में कोरोना के करीब 20,000 मरीज सामने आए और इतने ही वक्त में कोरोना की वजह से 256 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही कोरोना की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर करीब 1 करोड़ 3 लाख हो गई, जिनमें से करीब 2,54,000 मरीज अभी भी कोरोना पॉजिटिव हैं। कोरोना की वजह से अब तक 1,48,994 मरीजों की मौत हो चुकी है। ब्रिटेन से आए कोरोना के नए रूप ने फिर से चिंता बढ़ा दी है, इसलिए टीकाकरण को लेकर सरकार बेहद गंभीर है। मैं पहले कहता था जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, बार बार कहता था। अब दवाई सामने दिख रही है, कुछ ही समय का सवाल है, तो भी मैं कहूंगा, पहले मैं कहता था दवाई नहीं तो ढिलाई नहीं, लेकिन अब मैं फिर से कह रहा हूं दवाई भी और कड़ाई भी। कड़ाई भी बरतनी है और दवाई भी लेनी है। दवाई आ गई तो सब छूट मिल गई, ये भ्रम में मत रहना। दुनिया यही कहती है, वैज्ञानिक यही कहते हैं, और इसलिए अब मंत्र रहेगा हमारा 2021 का, दवाई भी और कड़ाई भी। तो लाख टके की बात यह है कि वैक्सीन के आने से कोरोना का आतंक तो कम हो जाएगा, लेकिन सावधानी तब भी बरतनी होगी। और नए साल पर प्रधानमंत्री मोदी ने सबसे बड़ा तोहफा दिया है। पीएम ने 6 शहरों के लिए लाइट हाउस योजना की शुरुआत की है, जिसके बाद अब सभी का अपने घर का सपना सच होने जा रहा है। नए साल पर पीएम का सबसे बड़ा तोहफा, सभी को मिलेगी अपने घर की सौगात। 6 शहरों में लाइट हाउस योजना शुरू, सच होगा अपने घर का सपना। हर किसी का सपना होता है अपना घर। किसी को भी पूछिए, उसके मन में होता है भाई ये घर बना ले, बच्चों को जिंदगी अच्छी चली जाएगी। वो घर जिसमें उनकी खुशियां जुड़ी होती हैं, सुख दुख जुड़े होते हैं, बच्चों की परवरिश जुड़ी होती है, मुश्किल के समय एक गारंटी भी जुड़ी होती है कि चलो कुछ नहीं है तो ये अपना घर तो है ही है। अपने घर के सपने को साकार करने की सबसे बड़ी शहरी विकास योजना आज से शुरू हो गई। खुद प्रधानमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय तकनीक से बनने वाले घरों की योजना का शिलान्यास किया। इस योजना के लिए एक प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था, जिसमें अलग अलग राज्यों के 6 शहरों का चुनाव किया गया। हर सिर को छत देने की अपनी सबसे बड़ी योजना की नींव उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के राजकोट, झारखंड की राजधानी रांची, तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई और त्रिपुरा की राजधानी अगरतला में रखी गई, जिनमें घर बनाने के लिए अलग अलग देशों की तकनीक का इस्तेमाल किया गया।
इंदौर में जो घर बन रहे हैं वो उनमें ईंट और गारे की दीवारें नहीं होगी, बल्कि प्री फैब्रिकेटेड सैंडविच पैनल सिस्टम इसमें इस्तेमाल होगा। बड़ी बात यह है कि इन छोटे घरों को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का बनाया जा रहा है, जिनकी कीमत तो बहुत कम होगी, लेकिन ये घर बेहद मजबूत होंगे। और इस कार्यक्रम में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे। इस दौरान सीएम ने बताया कि यूपी के 17 लाख परिवारों को इस योजना से फायदा मिलेगा। सीएम योगी ने इस योजना के लिए प्रधानमंत्री मोदी का आभार भी जताया। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के उद्घाटन के मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि इस प्रोजेक्ट में विदेशी तकनीक का इस्तेमाल होगा। उन्होंने इंजीनियर, विद्यार्थियों और प्रोफेसर से प्रोजेक्ट के अध्ययन की अपील की। लाइट हाउस प्रोजेक्ट में हर फ्लैट की कीमत 12,59,000 रुपए होगी, जिसमें सरकार 7,83,000 रुपए का अनुदान देगी, यानी लोगों को 4,76,000 रुपए अपने पास से देने होंगे। 14 मंजिला टावर में बनने वाले फ्लैट 415 वर्ग फीट के होंगे, जिन्हें 2022 तक हैंडओवर करने का लक्ष्य रखा गया है। लॉटरी सिस्टम से लाभार्थियों का चयन होगा। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के लिए सीएम योगी ने पीएम मोदी का आभार व्यक्त किया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार के ग्लोबल हाउसिंग टेक्नोलॉजी चैलेंज इंडिया के आज के इस प्रारंभ होने के अवसर पर मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का हृदय से अभिनंदन करता हूं। लाइट हाउस प्रोजेक्ट के तहत यूपी में करीब 17.5 लाख परिवारों को योजना का लाभ मिलेगा। 6,15,000 आवास पूर्ण होकर के उन सभी गरीब परिवारों को उपलब्ध कराए जा चुके हैं और 10,80,000 परिवारों की आवास निर्माण की विभिन्न प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं। दरअसल ये एक ऐसी मुहिम है जिसके जरिए गरीब से गरीब लोग भी अपना घर खरीद पाएंगे, वो भी पक्का मकान, मजबूत मकान। और अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने योगी सरकार द्वारा चलाए जा रहे धार्मिक स्थल रजिस्ट्रेशन रेगुलेशन अध्यादेश 2020 पर यू टर्न ले लिया है। अखाड़ा परिषद की प्रयागराज के श्रीमठ बाघंबरी गद्दी में हुई अहम बैठक में सभी संतों ने इस अध्यादेश पर सीएम योगी के फैसले का समर्थन करने का ऐलान किया। अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी ने कहा है कि सीएम योगी खुद एक संत हैं, इसलिए वो जो करेंगे संतों के हित में होगा। कि चूंकि वो मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के और एक संत हैं, जो उनका निर्णय होगा सर्वमान्य होगा, वो उचित निर्णय करेंगे। इस पे हम लोग कोई विरोध नहीं करेंगे और जो उनका निर्णय है वो सर्वमान्य निर्णय है। लाख टके की बात इस खबर में यह है कि संतों को एक बार की और कई मौलानाओं को भी ये लगा इस कानून के बारे में सुनकर कि कहीं ये उनके अधिकारों पर हमला तो नहीं है। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की ड्राइंग में कुछ बदलाव किए गए हैं। क्या है वो बदलाव, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर की ड्राइंग में बदलाव किया गया है। राम मंदिर ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि यह मंदिर 360 फीट लंबा, 325 फीट चौड़ा और 161 फीट ऊंचा होगा। मंदिर अब 3 मंजिल का बनेगा। कि मंदिर का ड्राइंग, मंदिर का प्रारूप बड़ा किया गया है। अब मंदिर 360 फीट लंबा बनेगा, 235 फीट चौड़ा बनेगा और जमीन से शिखर की ऊंचाई 161 फीट होगी। 3 मंजिल होंगे। राम मंदिर के लिए आम जनता से भी दान लिया जाएगा, जिसको लेकर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा, जो मकर संक्रांति से शुरू होकर 27 फरवरी तक चलेगा। उन्होंने कहा कि लोग अपनी जेब से खर्च बचाकर दान दें। अपने पॉकेट एक्सपेंसेस को बचाकर इसमें योगदान करिए। कार्यकर्ता प्रयास कर रहे हैं कि हिंदुस्तान के 4 लाख गांव 4,000 वार्डों में जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रागगिरी का सालाना कैलेंडर लॉन्च किया है। ये कैलेंडर उत्तर प्रदेश के महान कलाकारों पर केंद्रित है। ये सभी कलाकार उत्तर प्रदेश से जुड़े रहे हैं। मुख्य रूप से ये भारत के संगीत मानचित्र में उत्तर प्रदेश के योगदान का कैलेंडर है। ये कैलेंडर सीरीज का लगातार 6ठा साल है। इससे पहले भी रागगिरी ने भारतीय शास्त्रीय संगीत के अलग अलग पहलुओं पर कैलेंडर प्रकाशित किए हैं। आने वाले साल में देश के दूसरे प्रदेशों के संगीत योगदान पर भी ये सीरीज प्रकाशित की जाएगी। लाख टके की बात में